नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। बहुत दिन पहले जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बात कही थी और उन्होंने भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पे बोलते हुए कहा था कि मैं जब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तब संघ का कोई एक बड़ा अधिकारी मेरे पास आया और रिलायंस, शायद अंबानी की कंपनी के, अनिल अंबानी की हो सकती है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट और बीमा कंपनी का फाइलें पड़ी हुई थी, उसको क्लियर करने के लिए मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर हुई। नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को स्वयं मिलकर बताया, मैंने पत्र भी लिखा, लेकिन उसके बाद कोई हलचल होती दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में गलत काम होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैंने बीमा कंपनी का वो काम रद्द कर दिया और सीजीएचएस लागू कर दिया और बाकी कई बातें उन्होंने आरोप लगाए। उसके बाद हाल ही में जब उन्होंने एक यूट्यूब पे इंटरव्यू देते हुए कहा, जब उनको पूछा गया कि वो अधिकारी कौन, तो उन्होंने राम माधव का नाम लिया। राम माधव ये संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनाने के आर्किटेक्ट रहे हैं। तब भी उन पे आरोप हुए, लेकिन संघ जनरली ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार करता है। राम माधव ने बीच में हिंट भी दिया कि संघ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे सत्यपाल मलिक, उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी होगा, लेकिन वो हवाबाजी हुई, ना कोई कोर्ट में केस हुआ। अब उन्होंने सीधा राम माधव का नाम लेते हुए कहा कि सुबह 7 बजे एक दिन राम माधव मेरे पास आए और कहने लगे कि अंबानी कंपनी 300 करोड़ रुपए देगी आपको यदि आप ये दोनों फाइलें क्लियर करोगे। तो यदि सतपाल मलिक को ही 300 करोड़ रुपए देने मिलते तो बाकी लोगों को क्या क्या फायदा होता, ये आप सोच सकते हैं, और कितना बड़ा ये काम होगा ये भी आप सोच सकते हैं। मैं ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने एक यूट्यूब पे जब साक्षात्कार दिया तब उनको ये पूछा गया कि उस आरएसएस के अधिक उसका नाम क्या है, व्यक्ति का। उन्होंने राम माधव का नाम लिया। क्योंकि हाल ही में एक किताब रिलीज हुई गुलाम नबी आजाद की, और करीब करीब 6 महीने पहले गुलाम नबी आजाद ने भारत कांग्रेस का दामन छोड़ अपनी राजनीतिक दल की स्थापना की। उनमें लोग जुड़े, फिर बाद में फिर वापस कांग्रेस आ गए। उनकी किताब एक रिलीज हुई और उसके बाद जब उन्होंने एक साक्षात्कार दिया, वो प्रायोजित जैसा लग रहा था क्योंकि आज तक पे था, तो उन्होंने आरोप लगाए कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो अवंचित उद्योगपतियों से मिलते हैं जिनको मिलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर टूट पड़े ये कहते हुए कि समय आ गया है कि राहुल गांधी उन तमाम उद्योगपतियों के नाम दे क्योंकि उनके पूर्व सहयोगी ने आरोप लगाए थे। जो आदमी पार्टी छोड़ के गया वो कतई अपने पुराने पार्टी के लिए कसीदे नहीं पड़ेगा। वो राहुल गांधी को गलत कहेगा ही, लेकिन मजा आती यदि गुलाम नबी आजाद उन तमाम नामों का जिक्र करते जो उद्योगपति अवंचित है और मिले हैं। क्योंकि उद्योगपति यदि गुलाम नबी आजाद को मिलते हैं तो वो अच्छे होते हैं, यदि राहुल गांधी को मिलते हैं तो अवंचित होते हैं। यहां पर प्रश्न ये उठता है, कांग्रेस को जवाब मांग रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपके पूर्व साथी आप पे आरोप लगाते हैं, आपको इस पर जवाब देना चाहिए।
लेकिन राज्यपाल यदि आरोप लगाए, जो राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में, जो बहुत अहम है, इन्हीं की कार्यकाल में 370 हटाई गई, 35A हटाया गया। सत्यपाल मलिक को जब वहां राज्यपाल बना के भेजा तो कुछ सोच के ही भेजा होगा सरकार ने, क्योंकि सरकार सोच समझ के डिसीजन लेती है। मलिक साहब ने जब नाम लेके कहा तो फिर ऐसे में सरकार मौन क्यों है? ये तो गुलाम नबी के आरोपों से भी बड़ा आरोप है। सत्यपाल मलिक को गवर्नर पद से हटाया नहीं गया, वो लगातार सरकार विरोधी बोलते भी रहे, उसके बावजूद भी उन्हें मेघालय भेजा गया। और मेघालय भेजने के बाद वो जब रिटायर्ड हो गए, जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उनसे नमस्ते हुई। लेकिन यदि पूर्व राज्यपाल नाम लेकर किसी पे आरोप लगाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को इस पे जवाबदेही बनती है। क्या केंद्र सरकार अपने गवर्नर को नोटिस देकर लगाए हुए आरोपों के तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेगी? क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या राम माधव को बुलाया जाएगा? क्या 300 करोड़ जैसा अमाउंट की बात होती है तो उसके बाद रिलायंस कंपनी ने जो जो काम वहां किए होंगे या कुछ ठेके मिले होंगे, क्या उसकी फिर से एक बार शाहनिशा होगी, उसकी इंक्वायरी होगी? क्या उसमें कुछ रिश्वत चली है, ये होगी? ये तमाम बातों का क्या हमारे देश की एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ध्यान देगी? क्योंकि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ उठती है। मैं बार बार कहता हूं, आज सवाल भारतीय जनता पार्टी को है, आज केंद्र सरकार को है। आरोप तो सुब्रमण्यम स्वामी भी लगाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह गृह मंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन हमने उस पर बात नहीं की क्योंकि वो अंदरूनी आरोप झगड़े हैं। लेकिन नाम दर्ज यदि संघ के किसी बड़े अधिकारी का नाम लेकर सत्यपाल मलिक, जो वहां गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, यदि वो आरोप लगाते हैं तो सरकार को दूध का दूध पानी का पानी कर लेना चाहिए। यदि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे होंगे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वाकई यदि उन्हें रिश्वत ऑफर हुई होगी तो ये घोर अपराध है। उसके लिए राम माधव पे क्या इंक्वायरी हो सकती है? और दोनों झूठ नहीं हो सकते और दोनों सच नहीं हो सकते, उसमें से एक कोई झूठ होगा और एक कोई सच होगा। क्या वर्तमान सरकार, जो भ्रष्टाचार विरोधी लड़ने की बात करते हैं, बार बार नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, प्रबोधन में ये करते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पे हमलावर हूं, इसलिए विपक्ष मुझे कटघरे में खड़ा करता है क्योंकि वो नंगा हो रहा है। लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप उनके अपने लोगों पे लगते हैं, अपने ही लोगों द्वारा, तो क्या सरकार दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तैयार है? ये सरकार के लिए कसौटी का विषय है। जब सरकार कहती कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो सत्य यहां डोलता है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का मामला जम्मू कश्मीर का भी है, उन्हीं के लोगों द्वारा, उन्हीं के लोगों पे लगाए हुए आरोप। क्या सरकार इस पे क्लीन आएगी? ये सत्य यहां डोला, इसलिए अशोक पान खड़े बोले। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।